एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भाषाएं पढ़ाई थी, ओके, कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। और ये आपकी क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज बुक है। कौन सी? हिंदी लैंग्वेज की बुक है। हमने आपको भाषाएं पढ़ाई थी, तो हम आपको आज लिपि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लिपि, ओके। तो इससे पहले हम एक बार आपकी बुक का नाम बता देते हैं और किस क्लास की है ये भी बता देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यह है आपकी क्लास सेकेंड की हिंदी लैंग्वेज की बुक है, जिसका नाम है आराध्या व्याकरण। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले चैप्टर में बेटा बताया था, पाठ का नाम है आपका भाषा और व्याकरण। तो देखिए, हमने बच्चों आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा किसे कहते हैं, यह कौन सी भाषा है, यह कौन सी भाषा, ये सभी भाषाओं के बारे में बताया कि गुरुजी आपकी बोल रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो वहाँ पर मौखिक भाषा है। और टीचर अगर अध्यापिका बोलकर खाली बता रही है तो मौखिक हो गई, और यही अगर लिखकर बता रही हैं तो वह लिखित भाषा हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर रोहन है, अपने पिता से बातें कर रहा है, तो ये लिख कर बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी लिखित भाषा हो रही है। ओके। और भाई और बहन भी आपने आपस में बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो यह भी मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यह आपको हमने भाषाएं बताई कि यहाँ पर भाषा का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। इसी प्रकार हमने आपको बताया कि कौन सी भाषा किस देश में, किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं यूज़ होती हैं यहाँ पर, कि कश्मीर में कश्मीरी, उड़िया में ओडिशा, कन्नड़ में कर्नाटक, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। ठीक है, कि कश्मीरी भाषा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? ओडिशा में। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में। मलयालम भाषा केरल में। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने आपको भाषाएं बताई। तो एक बार हम इसको लिखने का तरीका भी आपको हमने बताया था। अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। हमने आपको होमवर्क दिया था ना लिखने के लिए कि कैसे लिखना है। तो देखिए, अभी हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, आपको हमने ये सारी भाषाएं लिखकर दिखाई थी। कैसे लिखा था? एक तरफ पाठ का नाम और पाठ का पूरा नाम लिख दिया था, एक तरफ लिख दिया था भाषाओं के नाम सारे, और एक तरफ उनके राज्यों के नाम लिख दिए थे। तो इस प्रकार हमने ये आपको भाषाएं समझाई थी। अब हमको भाषा के बाद आपको आगे का समझाना है। तो हो सकता है आपने इनको लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, लिपि, क्या लिखा हुआ है? लिपि। लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। तो इसको हम पढ़ते हैं। पहले बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखने का साधन लिपि कहलाता है। ध्वनि को खाली लिपि नहीं कहते। तो आगे पढ़ेंगे। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसको लिखने के लिए? ध्वनियों को। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ओके। तो ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति का अर्थ यहाँ पर तरीका भी हो सकता है, लिपि कहलाती है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। तो ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज़। तो इसी प्रकार बच्चों हम आगे देखेंगे। याद रखिए। तो याद रखिए में अब आपको क्या याद रखना है, यह देखिएगा। पहला पॉइंट है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे बच्चों, अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा कहाँ लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है रोमन लिपि में। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे देखेंगे पंजाबी भाषा। तो पंजाबी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट इसी प्रकार देखेंगे बच्चों, बंगला। तो बंगला भाषा बंगला लिपि में लिखी जाती है। बंगला भाषा किस भाषा में? बंगला लिपि में लिखी जाती है। तो आगे का पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं।
ओके। तो और भी भाषाएं बेटा बहुत सी होती हैं जो अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसको लिपियां भी लिखना आपको बताएंगे कि कैसे इसका चार्ट बनाना है। जैसे हमने ये भाषाओं का चार्ट बनाया था ना, उसी प्रकार हम लिपि का भी चार्ट बनाकर आपको दिखाएंगे और आपको भी उसको अपनी कॉपी में लिखना है। यही आपका होमवर्क भी होगा और यही आपका क्लास वर्क भी होगा याद करने के लिए और लिखने के लिए। तो देखिए बच्चों, अभी हम इसको लिख कर दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। ओके, तो यह है आपका CW का कार्य है। अभी हम आपको लिख कर बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर हमने हेडिंग में लिपियों के नाम, और एक तरफ लिख दिया है भाषा और एक तरफ लिख दिया है लिपि। तो इसी प्रकार आप भी एक भाषा का नाम लिखिए। पहले एक तरफ सारी भाषाओं के नाम लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला। तो इसी प्रकार आप भी लिख लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला। तो ये थोड़ी हमने शॉर्ट तरीके से आपको लिखने का तरीका बता दिया है, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तो आप भी इसी प्रकार लिख लीजिए और हम इसको एक बार रीड भी कर देंगे लिखने के बाद। तो जैसे हिंदी हमने लिखा, तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। इसी प्रकार अंग्रेजी रोमन लिपि। ओके, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, बांग्ला बांग्ला लिपि। बांग्ला कौन सी लिपि है? बांग्ला लिपि ही है। ओके, तो देखिए बच्चों, आपने लिख लिया इसको। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है? व्याकरण। व्याकरण का अर्थ होता है ग्रामर। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? ग्रामर। तो ग्रामर अब देखिए किसे कहते हैं हम? व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप में, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। ओके, फिर से एक बार इसी लाइन को पढ़ लेते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। आगे की लाइन देखेंगे बच्चों। अब इसका लेकिन अर्थ भी समझिए। शुद्ध रूप मतलब सही रूप। अब भाषा जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा है, तो उसको लिखने और बोलने, जैसे हम आपको लिखकर अभी हमने आपको लिपियां बताई, और बोलना मतलब जिस प्रकार हम अभी बोल रहे हैं उसको ही भाषा कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना वो भी भाषा है, और जो आप बोलते हैं वह भी भाषा होती है। तो इसी प्रकार लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियम, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक नियम होता है। अगर हमारे दिन प्रतिदिन की नियम भी अगर सही नहीं है, दिन की प्रतिक्रिया वाले, दिन में जो हम कार्य करते हैं सभी अगर प्रतिक्रियाएँ सही नहीं तो वो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भी नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सभी जो नियम प्रयोग किए जाते हैं पढ़ने और लिखने के लिए, उनको ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों समझ आया? आगे देखते हैं पिछले विवरण में। पिछले का मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई हैं ये सभी चीज़ें में आपने पढ़ा। भाषा में वाक्य होते हैं। भाषा में क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। भाषा में क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, और वाक्य शब्दों से बनते हैं। तो वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। लेकिन कब शब्द बनेंगे? जब अगर सही अक्षरों को सही तरीके से रखा जाएगा तभी तो शब्द बनेंगे ना। और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो वाक्य शब्दों से बनते हैं। तो जब शब्दों को सही तरीके से रखा जाएगा तो उसका सही वाक्य बन जाएगा, और जब सही वाक्य होगा तभी तो उसका अर्थ निकलेगा, है ना। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, परंतु वाक्य में प्रत्येक शब्द की निश्चित जगह होती है। वाक्य में प्रत्येक शब्द की निश्चित जगह होती है। शब्द को कहीं भी रख देने अथवा अनुपयुक्त शब्द लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अनुपयुक्त का मतलब जो प्रयोग में ना हो, जो शब्द प्रयोग में ना हो, उन शब्दों को अगर उसी सेंटेंस में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है शब्द को कहीं भी रख देने, मतलब कहीं भी रख देने का अर्थ कहीं भी लिख देना,
तो अथवा उपयुक्त शब्द लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। जैसा कि यहाँ नीचे दिए हुए हैं वाक्य, अभी हम आपको पढ़कर बताएंगे कि वाक्य अशुद्ध क्यों है और फिर वो शुद्ध कैसे हो गया। ठीक है, तो यह भी अभी हम बताएंगे। तो फिर से एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इस लाइन को। किसी भाषा को शुद्ध रूप में, आप भी हमारे साथ पढ़ते जाइए। ठीक है, आप भी हमारे साथ पढ़ते जाइए। ओके, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। पिछले विवरण में आपने पढ़ा, भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु वाक्य में प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक मतलब सभी शब्दों की निश्चित जगह होती है। शब्द को कहीं भी रख देने अथवा अनुपयुक्त, अनुपयुक्त का मतलब जो प्रयोग में ना हो, अनुपयुक्त का क्या मतलब है, जो प्रयोग में ना हो, शब्द लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। ओके, कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है वाक्य। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि कैसे अशुद्ध वाक्य बन गया और कैसे शुद्ध वाक्य बन गया। तो पहले हेडिंग पढ़ते हैं, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो पहला वाक्य लिखा हुआ है सोनू गाती है। तो अब बताइए इसमें गलती क्या है, सोच कर बताइए जरा, फिर हम बताएंगे। सोनू गाती है, तो देखिए बच्चों इसमें गलती है। सोनू गाती है में सोनू क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। सोनू क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग का अर्थ एक लड़के का नाम है, हो सकता है लड़की का नाम भी, लेकिन अधिकतर मात्रा में सोनू लड़के का ही नाम होता है। तो इसलिए यह क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। और गाती शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो एक पुल्लिंग शब्द और एक स्त्रीलिंग शब्द और दोनों को एक साथ रख दिया गया है, तो सेंटेंस तो गलत होगा ही, होगा ना। इसलिए यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। एक पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है, एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ है, तो इसलिए यह सेंटेंस गलत है। तो सोनू गाती है, तो वाक्य गलत हो गया। तो अब देखिए इसको सही किया गया है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया गया है, मतलब गलत वाक्य को सही किया गया है। तो सोनू गाता है, तो सोनू शब्द भी पुल्लिंग और गाता शब्द भी पुल्लिंग, और है तो ऑलरेडी है ही, तो इसलिए यह सेंटेंस यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि दोनों ही पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। रचना पढ़ती लिखती और, रचना पढ़ती लिखती और, तो रचना तो लड़की का नाम हो गया, मतलब स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और पढ़ती है, मतलब यह भी स्त्रीलिंग है। लिखना भी स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब लिखती है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया। लिखता होता तो पुल्लिंग हो जाता। और तो लेकिन और शब्द जो है ना वो पीछे लगा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। क्योंकि और जब एक जैसे शब्द होते हैं, पढ़ती और लिखती, तो एक दूसरे के शब्द हैं ना ये दोनों, तो इसके बीच में और शब्द होना चाहिए था, तब जाकर यह सेंटेंस सही हो जाता। तो इसलिए यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध करने के लिए देखिए क्या किया गया है, रचना पढ़ती और लिखती है। रचना कौन सा काम करती है, पढ़ती और लिखती है। ओके, तो अब हमारा यह सेंटेंस सही हो गया। ठीक, आया बच्चों समझ में कि यह सेंटेंस कैसे सही हुआ और यहाँ पर क्यों गलत था। तो इसीलिए हम आगे का सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तीसरा नंबर, हम खाना खाएं। हम खाना खाएं, तो यहाँ पर देखिए हम खाना खाएं, थोड़ा सा तो गलत लग रहा है ये। तो अब इसको देखिए सही कैसे किया गया है, हमने खाना खाया। मतलब हम सब लोग जो फैमिली में जैसे हम लोग हैं, एक फैमिली में सब लोग मिल करके कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, हम खाना खाएं, ऐसे नहीं, हम कहेंगे हमने खाना खाया, मतलब हमने अपना खाना खा लिया है, काम को ख़त्म कर दिया है।
ओके, तो यह सेंटेंस यहाँ पर सही हो गया और यह सेंटेंस गलत हो गया। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसका फोर्थ सेंटेंस भी पढ़ेंगे बच्चों, पेज नंबर 8 में। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर आपका, सूरज पूरब निकलता है। ये कैसा सेंटेंस दिया हुआ है, सूरज पूरब निकलता है। ये तो भाई गलत सेंटेंस हो गया। सूरज, सही इसका क्या होगा, सूरज पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, इसलिए इसमें में शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। ओके, तो आगे 5वां नंबर देखेंगे। यह एक नींबू का पेड़ है। यह एक नींबू का पेड़ है। नींबू, देखा आपने, नींबू लिखा है यहाँ पर, तो गलती कहाँ है, इसमें बिंदी नहीं लगी है। तो देखेंगे सही सेंटेंस में, सही वाक्य में, यह नींबू का एक पेड़ है। यह नींबू का एक पेड़ है, तो गलती कहाँ थी, इसमें ना कि बिंदी नहीं लगी थी, नींबू। ओके, तो आपको हो सकता है ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इनको आपको लिख कर भी दिखाते हैं कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार हेडिंग डाल रखी है यहाँ पर, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो इसी प्रकार आप भी अपने कॉपी में से हेडिंग डालिए, जहाँ पर आपने पहले वाला लिपि वाला कार्य किया, भाषा वाला कार्य किया, उसी स्थान के पीछे अगर पेज आपका फुल हो गया है, भर गया है, तो आप इस हेडिंग को अगले पेज में, मतलब नेक्स्ट पेज में डालिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो एक तरफ हम डाल देंगे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, एक तरफ डाल देंगे शुद्ध वाक्य। तो देखिए अभी हम वह भी आपको लिख कर दिखाएंगे कि उसको कैसे लिखना है। तो हम अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध वाक्य लिख लेंगे सारे, जो अभी हमने यहाँ पर बताया आपको, और शुद्ध वाक्य में उनको सही करके आप लिखेंगे होमवर्क में। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने हेडिंग डाली और आपने भी हेडिंग डाल ली होगी इस प्रकार। तो हमने एक तरफ डाला है अशुद्ध वाक्य, एक तरफ डाला है शुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला सेंटेंस हमने लिखा है सोनू गाती है, और उसका सही सही वाक्य लिखा है सोनू गाता है। तो इस प्रकार आपको भी लिखना है। एक सेंटेंस हमने आपको लिखकर बताया है, तो आगे के सेंटेंस आप लिखेंगे यहाँ के। ओके, यहाँ के सेंटेंस हम लिख देते हैं और आप उसको नोट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने सेंटेंस लिख दिए हैं यहाँ पर, रचना पढ़ती और लिखती। तो आप इसको सही क्या करेंगे, रचना पढ़ती और लिखती है अपने आप लगा देना है। आगे लगाएंगे तीसरा नंबर, हम खाना खाएं। तो हमने खाना खाया। ओके, यह कार्य आपको करना है यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है। ओके, आगे लिखेंगे यहाँ पर, सूरज पूरब निकलता है। तो सूरज पूरब में निकलता है। यह एक नींबू का पेड़ है। तो यह एक नींबू का पेड़ है। तो इस प्रकार आपको इनके वाक्य बनाने हैं। ओके, तो यह क्या है, आपका HW है। आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार डाल लीजिए HW, और इसको करना है। ओके, तो अभी हम आगे अभी और आपको बताएंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हम आगे का पढ़ते हैं। इसमें याद रखिए, क्या लिखा है यहाँ पर, याद रखिए, व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान न मिलने पर वह अपना सही भाव नहीं देता। मतलब व्याकरण में जब हम किसी शब्द को सही तरीके से नहीं लिखते हैं या सही जगह नहीं रखते हैं, तो उसका क्या भाव का मतलब अर्थ सही नहीं निकलता है उसका। ठीक, ये कहा गया है इधर पर। आगे लाइन देखेंगे, व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। ओके, तो व्याकरण हमें क्या कराता है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। तो बेटा अभी आपने ये पढ़ा। ओके, तो एक आप ये होमवर्क नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि आप इसको होमवर्क को नोट कर लें और साथ में इसको भी एक बार पढ़ लें। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान न मिलने पर
वह अपना सही भाव नहीं देता। व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। ओके, तो देखिए बच्चों, आपने पढ़ लिया, ठीक, ओके, और आपने ये होमवर्क भी नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, अब हम आगे की एक्सरसाइज पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए हमारे साथ साथ। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको इन सभी रिक्त स्थानों को लिखना है। क्या करना है? लिखना है। आप बुक से ही देख करके इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए, और अभी हम इसको फिल करके दिखाएंगे और आप उसको याद भी करेंगे। ओके, तो पहले आप पहला सेंटेंस लिख लीजिए और हमारे साथ पढ़ लीजिए। पहले पढ़िए, इसके बाद लिखिएगा। तो पढ़िए, विचारों को प्रकट करने का साधन है। विचारों को प्रकट करने का साधन है। क्या है विचारों को प्रकट करने का साधन? भाषा। क्या है? भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। तो अभी हम इसको फिल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको केवल अभी पढ़ रहे हैं। संसार में भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार में क्या बोली जाती हैं? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में क्या बोली जाती हैं? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसको आप लिखना भी है आपको बच्चों। अगला लिखा है कन्नड़। कन्नड़ एक भाषा है। तो कन्नड़ कैसी भाषा है? बताइए जरा, कन्नड़ कैसी भाषा है? भारतीय। कन्नड़ एक भारतीय भाषा है, जबकि एक हिंदी भी जो है ना हमारी भारतीय भाषा है, लेकिन कन्नड़ भाषा को भी यहाँ पर एक भारतीय भाषा बताया गया है। ओके, अगला 4th नंबर, भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। तो भाषा किसके प्रयोग का नियम का ज्ञान कराता है? व्याकरण के। किसके? व्याकरण के। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। मतलब अगर हमें व्याकरण का सही ज्ञान है तो हमारी भाषा भी सही रहेगी, तभी हम सही भाषा और सही वाक्य बना पाएंगे। आगे 5th नंबर पढ़ते हैं बच्चों। हमारी प्राचीन भाषा है। तो हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। प्राचीन का मतलब पुराने समय में लोग संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा करते थे और हिंदी का प्रयोग कम करते थे, लेकिन अब समय में हिंदी का प्रयोग और उससे ज़्यादा तो अब इंग्लिश का प्रयोग होता है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा कहते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना है तो हमें अंग्रेजी में बोलना है, इंग्लिश में ही सीखना है। कंप्यूटर चलाना है तो भी इंग्लिश, मोबाइल चलाना है तो भी इंग्लिश, और टीवी में न्यूज़ भी सुनना है तो कभी कभी इंग्लिश में ही सुनते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो हिंदी में सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब हम दोनों ही भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। जबकि हमारी प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो क्या बोलते थे? संस्कृत का प्रयोग अधिक करते थे। तो एक बार हम इन खाली जगह को आपको भर कर दिखाते हैं और आप इसको कॉपी में जब तक नोट करिए। ओके, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार इसको फिल करना है और आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। ओके, अगर एक बार में नहीं लिख पाएँ तो वीडियो को रिप्ले करके ज़रूर लिखें। ओके, बीच में मत छोड़ दें कि एक बार की वीडियो देखते देखते नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें कि अरे हमारा काम नहीं हो पाया। तो आप उसको रिप्ले करके ज़रूर लिखें। ओके, तो और जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तो हम आपका यह काम देखेंगे ज़रूर। ओके, तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कन्नड़ एक भारतीय भाषा है। कन्नड़ एक भारतीय भाषा है। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। ओके, तो इसी प्रकार आपने यह पढ़ लिया। अब हम आगे का प्रश्न पढ़ाते हैं आपको। ख नंबर, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसको हम पढ़ेंगे और सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो देखते हैं। विचार केवल लिखकर ही प्रकट किए जा सकते हैं। विचार करते हैं जो हमारे मन में आए, तो क्या हम उसको खाली लिख कर ही बता सकते हैं?
नहीं, हम उसको बोलकर भी किसी दूसरे को बताते हैं। क्यों? जो हमारे मन में आता है तो क्या हम मम्मी पापा को बताते नहीं हैं बोल करके? ज़रूरी कि हम उसको लिख कर ही बताएं? बोलकर भी बता सकते हैं ना, तो इसलिए यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो इस सेंटेंस में हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अभी हम लेकिन आपको लिखकर भी बताएंगे, जब तक आप ये सेंटेंस नोट भी करेंगे। ओके, अभी हम इसको पढ़ाएंगे, आप पढ़ने के बाद लिखेंगे, ठीक है? अभी आप केवल इसको पढ़ेंगे। हमारे देश में केवल हिंदी बोली जाती है। तो बताइए, क्या केवल हमारे देश में हिंदी बोली जाती है? नहीं, कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखेंगे, भाषा को लिखने का साधन ध्वनि है। तो देखिए बच्चों, भाषा को लिखने का साधन ध्वनि है। तो भाषा को लिखने का साधन क्या है? ध्वनि? नहीं, भाषा को लिखने का साधन है लिपि। भाषा को लिखने का साधन क्या है? लिपि। तो इसलिए यह सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोबाइल फ़ोन पर भाषा का मौखिक रूप प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, मोबाइल फ़ोन पे जब हम बात करते हैं तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम मोबाइल पे मैसेज भेज रहे हैं किसी को तो उसमें लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम भाषा मोबाइल फ़ोन पर हम खाली बोल रहा है, वो ये तो कह नहीं रहा कि अगर हम लिख कर बताएं या बोल कर बताएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको सही कर दिया, क्योंकि अधिकतर मात्रा में सभी कोई मैसेज नहीं लिखता है, सभी लोग फ़ोन पर बात ही करते हैं। तो इसलिए मोबाइल पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। आगे देखेंगे, 5वां नंबर, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ये तो बिल्कुल सही वाक्य है, हिंदी ही तो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको ही हम